चलिए बेटा, यूनिट 5 चैप्टर 16 आप पढ़ रहे हैं। दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस समय जो हमारा टॉपिक है, दिस इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। लास्ट टाइम पे आपको ये बताया गया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर का रीजन है सिंगल जीन म्यूटेशन। एक जीन में कोई अगर चेंज हो जाता है तो इसकी वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में मैंने आपसे कहा कि दो टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और इन्हीं दोनों की पेडिग्री को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहली बात यह है कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर दो तरह के आपको मैंने बताया, एक्स सेक्स लिंक्ड एंड वाई सेक्स लिंक्ड। अभी मैंने यहां पर लिखा है इस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो आप क्या समझेंगे, एक्स या वाई? एग्जाम में अगर दिया जाएगा तो क्या समझोगे? एक्स सेक्स लिंक, ठीक है, ये अंडरस्टूड रहेगा, क्योंकि वाई सेक्स लिंक डिसऑर्डर की पेडिग्री आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो एग्जाम में लिख के नहीं दिया जाएगा कभी भी आपको एक्स सेक्स लिंक। अगर सेक्स लिंक लिखा हुआ तो ये आपको जानना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये किसकी बात हो रही है, एक्स सेक्स लिंक डिसऑर्डर के बारे में। इसलिए मैंने लिखा है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ये आपको जानना है कि ये एक्स सेक्स लिंक की बात हो रही है। इसमें दो बीमारियां मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो पहली डिजीज है हीमोफीलिया। पहले हीमोफीलिया की हिस्ट्री जान लेते हैं और फिर हम बात करते हैं इसकी पेडिग्री की, क्योंकि इसकी पेडिग्री भी आज आप सीखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है ये बीमारी। नॉर्मली आप जानते हैं कि अगर हमें कट लग जाए, अगर हमें चोट लग जाए कभी, तो करीब 2 से 8 मिनट में हमारा ब्लड क्लॉट कर जाएगा और खून बहना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया नाम की बीमारी है तो उसमें सिंपल कट से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, मतलब घंटों तक खून बहता रहेगा, उसके बाद क्लॉटिंग होगी, यानी क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग बहुत देर में होगी, और बहुत देर में जब क्लॉटिंग होगी तो ब्लड का लॉस बॉडी से ज्यादा हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं कि सिंपल कट रिजल्ट्स इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अगर हल्का सा भी कट लग रहा है तो इससे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, खून लगातार बहता ही रहेगा और बहुत देर में जाके ब्लड क्लॉट करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? चैप्टर 3 में हमने आपको पढ़ाया ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, और आप जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग में एक प्रोसेस बताया था, याद है ना, कैस्केड प्रोसेस। और कैस्केड प्रोसेस के बाद बनता है थ्रोम्बोकाइनेज। लेकिन थ्रोम्बोकाइनेज के बनने के लिए, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, 13 फैक्टर की जरूरत होती है जो एक दूसरे के बाद काम करते हैं। अब इन 13 फैक्टर की अगर बात की जाए, इनमें से अगर कोई एक भी फैक्टर एब्सेंट हो गया तो थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगा और ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। यही हुआ इस बीमारी में कि कैस्केड प्रोसेस की 13 प्रोटीन में से एक प्रोटीन कोई एब्सेंट हो गई। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन प्रोटीन, या प्रोटीन क्या है, दिस इज एक्चुअली फैक्टर। जो आप कहते हैं 13 फैक्टर से एक्चुअली क्या है, 13 प्रोटीन्स हैं ये। वन प्रोटीन और फैक्टर इन द कैस्केड। कैस्केड में 13 प्रोटीन की जरूरत पड़ती, और अगर एक भी प्रोटीन यहां पर नहीं है किसी वजह से, और वजह क्या है, जीन म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन। भाई आप जानते हैं ना कि 1 जीन 1 प्रोटीन, तो इस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन। अच्छा, अब ये जो फैक्टर है, ये जो प्रोटीन है, ये फैक्टर या तो फैक्टर नंबर 8 होगा या फैक्टर नंबर 9, दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो सकता है। तो अगर किसी पर्सन में फैक्टर 8 नहीं है
तो उसको भी हीमोफीलिया होगा और इसे कहेंगे हीमोफीलिया ए। दिस इज नेम्ड एज हीमोफीलिया ए। और अगर किसी पर्सन में फैक्टर 9 नहीं है, दिस इज कॉल्ड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी, या फिर इसे कहा जाता है क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज। तो मैंने कहा कि हीमोफीलिया में 13 में से किसी एक फैक्टर की कमी होती। यह फैक्टर 8 हो सकता है या 9। 8 होगा तो हीमोफीलिया ए, और बी अगर 9 फैक्टर की कमी है तो हीमोफीलिया बी हो जाएगा, 8th एंड 9th। अच्छा, अब हीमोफीलिया चूंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से डिसऑर्डर हो रहा है। यानी इस प्रोटीन को बनाने वाला, फैक्टर 8 या 9 को बनाने वाला जो जीन है उसमें डिफेक्ट आ गया। 1 जीन 1 प्रोटीन। जीन में डिफेक्ट आया तो प्रोटीन नहीं बनी, और प्रोटीन नहीं बनी तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। हीमोफीलिया की जो पेडिग्री है, इसकी एनालिसिस क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में की गई। इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, और क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हीमोफीलिया की पेडिग्री की स्टडी की गई बाय द हेल्डन। हेल्डन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हीमोफीलिया की पेडिग्री की एनालिसिस की गई। तो पेडिग्री आप कैसे बनाएंगे ये आपको बताते हैं। ये तो हमने आपको 2-3 बातें बताई कि बीमारी में होता क्या है। अब इस डिजीज की पेडिग्री कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। हीमोफीलिया के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो मेल होते हैं, मेल की अगर मैं बात करूं, देखिए हीमोफीलिया इज द एक्स सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। हीमोफीलिया बीमारी का कारण जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पे है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। और एक्स क्रोमोसोम मेल में या फीमेल में? दोनों में प्रेजेंट है। ठंडी तो नहीं लग रही किसी को? बंद करवा दें? कौन सी एसी चल रही? पीछे तो नहीं चल रही कोई? हाँ ठीक है वहां पे। हाँ ये बंद करवा दोगे? और कोई? ये भी चल रही? ये चलवानी क्या बीच में? बीच में यहां पे ठीक है। तो बात करें कि हीमोफीलिया डिजीज का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, और एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों के पास है। लेकिन अंतर क्या है कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम और फीमेल में 2, इसलिए पेडिग्री अलग अलग बनती है। जो पैटर्न आता है ना मेल और फीमेल में डिजीज का वो डिफरेंट होगा। तो बेसिक मैं आपको बताता हूँ, फिर आंसर तो आप कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। हीमोफीलिया की जीन के हिसाब से अगर बात की जाए तो दुनिया में मेल कितनी तरह के? 2 तरह के, ठीक है। अब 8:30 बजे पहले मत आने दीजिएगा किसी को। 2 तरह के मेल हो सकते हैं। देखिए मेल की कंडीशन है एक्स वाई, सेक्स क्रोमोसोम की कंडीशन है। अब या तो मेल इस तरह का हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन हो। और हीमोफीलिया रेसेसिव इसलिए मैंने क्या लिखा? स्मॉल h, क्योंकि स्मॉल लेटर बताता है रेसेसिव को।
तो इन दोनों में से एक कोई सिचुएशन हो सकती है दुनिया भर के सभी मेल्स में। अब अगर ये सिचुएशन है तो इसे आप क्या कहेंगे? नॉर्मल। दिस इज नेम्ड एज नॉर्मल एंड दिस इज अफेक्टेड, हीमोफिलिक। अफेक्टेड कह लीजिए या फिर दिस इज नॉट नेम्ड एज हीमोफिलिक। जिस पर्सन को हीमोफीलिया होता है उसे हीमोफिलिक कहते हैं। तो दुनिया में दो तरह के मेल हो सकते हैं, नॉर्मल या अफेक्टेड। अब आते हैं फीमेल में। फीमेल कितनी तरह की? 3 तरह की। फीमेल 3 तरह की हो सकती है। देखिए फीमेल में कंडीशन है XX, 2 X क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है कि एक X क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन हो या फिर दोनों पे हो सकता है हीमोफीलिया का जीन, या किसी पे ना हो। 3 सिचुएशन है। अच्छा अब देखिए, जो पहली कंडीशन है दिस इज नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दुनिया की 99.6% फीमेल नॉर्मल्स होती है। ये हो जाएगी कैरियर बट अनअफेक्टेड। इसको बीमारी नहीं, कैरियर है, क्योंकि यहां पर हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है, लेकिन जीन है रिसेसिव, और रिसेसिव जीन तभी एक्सप्रेस होगा जब होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो दिस इज अफेक्टेड, दिस इज अफेक्टेड। अब ये बात आप जानते नहीं और आप पेडिग्री सीखना चाहते हैं, इसीलिए पेडिग्री समझ में नहीं आती। अब आपने ये बात समझ ली, और ये कॉन्सेप्ट केवल किसके लिए? ये कॉन्सेप्ट किसके लिए? किसी भी एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए। ये केवल हीमोफीलिया की बात नहीं हो रही है, ये कलर ब्लाइंडनेस की भी बात हो रही है, ये कंजेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस की भी बात हो रही है, डीएमडी की बात भी हो रही है। मतलब कोई भी अगर एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो उसके लिए ये तरीका आप यूज करेंगे। ऑटोसोमल में कहानी अभी चेंज हो जाएगी। तो 2 ही तरह की पेडिग्री में आपको सिखाऊंगा, एक पहले आप सीख चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक फैमिली में जो मदर है वो कैरियर है, कैरियर मदर है, और जो फादर है वो नॉर्मल है, नॉर्मल मेल। जब कंडीशन आपको दी जाए तो पहले आप क्या करिए, जो मैंने आपको तरीका सिखाया है, आप जीनोटाइप लिख लीजिए। तो अगर कैरियर फीमेल है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? XHX। ये मैंने आपको बताया कि भाई कैरियर इसे कहते हैं। और नॉर्मल मेल है तो मैं क्या लिख दूं? XY। बस ये मैंने लिख दिया। तो ये हो गया पेरेंट। अब आपको F1 में बताना कि कितने बच्चों को बीमारी है, कितने लड़कों को बीमारी है। उसके लिए आपको क्या करना है? F1 में जाना है, और F1 में जाने के लिए गैमीट बनाएंगे आप। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फीमेल में कितनी तरह के गैमीट? 2 तरह के, क्योंकि ये फीमेल कैसी है? हेटेरोजाइगस। एक XH है और एक X है। दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो अब इसमें 2 तरह के गैमीट बनेंगे। चलिए बना देते हैं। कौन सा? XH और X। मेल में कितनी तरह के गैमीट? 2 तरह के, क्योंकि ये तो हेटेरोजाइगस हो गई, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के गैमीट बनेंगे। चलिए बना देते हैं। क्या बनेगा? X और दूसरा Y। अब क्या करें? पनेट स्क्वायर। ये देखिए सबसे आसान तरीका, पनेट स्क्वायर बनाइए और आंसर निकालिए। चलिए इससे क्रॉस कराएंगे। XHX यहाँ पर, XHY यहाँ पर, XX और यहाँ XY। अब आप जीनोटाइप आपको पता है तो फिनोटाइप बता सकते हो। दिस इज कैरियर फीमेल, दिस इज अफेक्टेड मेल, दिस इज नॉर्मल मेल, एंड दिस इज नॉर्मल फीमेल। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया कि आपको ये पेडिग्री याद नहीं करनी। इस बात को समझना भी वैसे मैं तरीका बताऊंगा जिससे आपको पेडिग्री नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन सीख तो ले इसे कि अगर कुछ याद ना आया तो फिर पेडिग्री तो बनाना आना चाहिए आपको। तो एग्जाम में पूछा गया कि अगर कोई कैरियर मदर है और नॉर्मल फादर है तो उनके
कितने % बच्चों को बीमारी हो सकती है? कितना? 25%। देखिए 4 बच्चे हैं और कितने को बीमारी? 1 को। कितने % लड़कों को बीमारी हो सकती है? लड़के कितने हैं? 2। 1 को बीमारी तो 50%। मतलब केवल आप याद नहीं कर सकते चीजों को, आप देखिए कि जैसे उसने कहा बच्चों में बीमारी तो 25% आया आंसर, क्योंकि बच्चों में आप लड़के और लड़कियों दोनों को काउंट करोगे। और जब वो कहेगा कितने % लड़कों को बीमारी तो 50% आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन आंसर बदलते जाएंगे जैसे जैसे वो लैंग्वेज को चेंज करेगा। दूसरी कंडीशन, और इन 2 कंडीशन से कुछ मैं निकाल के आपको दिखाना चाहता हूँ, 2 बातें बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अब की बार आप सबको बताना है। कैरियर मदर एंड अफेक्टेड फादर, ठीक है? कैरियर मदर एंड अफेक्टेड फादर। यहां पे कलर ब्लाइंडनेस के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इधर लिखता हूं थोड़ा बढ़ा के। ये फिर से मैं लिखूंगा, कैरियर मदर एंड अफेक्टेड फादर। ठीक, अब आप बताइए मुझे, कैरियर मदर क्या लिखूं मैं? SHX, जो बोलेगा उसी को आएगा केवल। अफेक्टेड फादर XHY। नहीं बोलना इसलिए पड़ता ताकि पड़ोसी आपका जगता भी रहे ना। चलिए बताइए कितनी तरह के गए में? 2 तरह के। ऐसे लिख लीजिए आप, क्या बनेगा? XHX। वही कहां से आ जाएगा? शोर हो गया। कितनी तरह के गए में? 2 तरह के। कौन सा? XHY। क्या करिए? फोनेटिक्स करिए। ज्यादा रखे तुझे? चलिए यहाँ पे XHXH, दिस इज XHY, दिस इज XHX एंड दिस इज XY। जीनोटाइप पता चले, फिनोटाइप निकाल सकते हैं? चलिए बताइए, दिस इज अफेक्टेड फीमेल, दिस इज अफेक्टेड मेल, दिस इज कैरियर फीमेल एंड दिस इज नॉर्मल मेल। 3 तरह के क्वेश्चन होते, 2 मैंने आपको बताई दी। अब इन दोनों से क्या बात निकल के आ रही? 2 बातें। और ये 2 बातें आपको पेडिग्री समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आना चाहिए आपको। तो इन्हीं 2 पेडिग्री से 2 बातें निकलती हैं। पहली चीज कि अगर हम यहां पर बात करते हैं मदर के बारे में, अब इस पेडिग्री में आप मुझे बताइए कि कितने % बच्चों को बीमारी है? 50%। 4 बच्चे हैं, 2 बच्चों अफेक्टेड है, 2 बच्चों को बीमारी, 2 बच्चे नॉर्मल हैं। कैरियर भी नॉर्मली होता है। कितने % लड़कों को बीमारी? 50%। कितनी % लड़कियों को बीमारी? 50%। तीनों आंसर सेम है यहाँ पर। अच्छा, इस पेडिग्री में कितने % लड़कों को बीमारी है? 50%। यहाँ पर 50%। मतलब लड़कों का रेशियो चेंज हो रहा है। यहाँ पर कितनी % लड़कियों को बीमारी है? 0%। और यहाँ पर 50%। यानी अगर मदर कैरियर है, ये रूल है, और रूल क्यों है ये भी आपको भी समझ में आएगा। अगर मदर कैरियर है और लड़कों के बारे में पूछा जाए तो पेडिग्री मत बनाइए। अगर मदर कैरियर है तो 50% लड़के अफेक्टेड होंगे। ये बात प्रूव्ड है, देख लीजिए दोनों ही केस में। फादर से फर्क नहीं पड़ता लड़के में, क्यों? क्योंकि फादर से लड़के में वाई क्रोमोसोम जाता है, कल आपने सीखा है। फादर से लड़के में वाई जाता और हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम पे। तो यानी फादर हीमोफीलिया का जीन किसको देता है? केवल डॉटर को, क्योंकि फादर से एक्स क्रोमोसोम स्पर्म के द्वारा डॉटर में जाएगा और वाई सन में जाएगा। तो फादर कभी भी हीमोफीलिया का जीन सन को नहीं दे सकता है, क्योंकि हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम पे।
और सन को फादर से मिलता है वाई क्रोमोसोम। तो फादर कैसा भी हो, इससे सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉटर को पड़ता है, क्योंकि डॉटर को अपने दोनों पेरेंट से एक्स ही मिलता है। तो फादर हीमोफिलिक जीन किसे देगा, सन को या डॉटर को? डॉटर को। और मदर दोनों को, क्योंकि मदर के एग में तो एक्स ही क्रोमोसोम है ना, और ये एक्स क्रोमोसोम तो दोनों में जाता। कल आपने सेक्स डिटर्मिनेशन में इस बात को समझा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी भी एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होंगी, उन सभी में फादर कैसा है इससे लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मदर से फर्क पड़ता है। अगर मदर कैरियर है तो 50% लड़के अफेक्टेड होंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फादर नॉर्मल है या अफेक्टेड। देखिए, मेल में वही कंडीशन दोनों ही केस में आ रही है। एक केस में मदर कैरियर फादर नॉर्मल है, और दूसरे केस में मदर कैरियर और फादर अफेक्टेड है। लेकिन मेल 50% अफेक्टेड हैं दोनों ही केस में, और 50% नॉर्मल है। फीमेल में बदल रहा है रेशियो, लेकिन मेल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एक तो ये बात मैंने आपको समझाई कि अगर कभी कोई पेडिग्री आपसे कही जाए, और ऐसे दसियों क्वेश्चन मिलेंगे बायोनीट में, अगर कभी कोई पेडिग्री आपसे पूछी जाए कि मदर कैरियर है और फादर कुछ भी हो, और लड़कों के बारे में पूछा जाए, तो 50% पेडिग्री बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों आप टाइम वेस्ट करोगे? ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, बीमारी का पैटर्न क्या है यहाँ पर? बीमारी किस तरीके से चल रही है ना, इस बात को जरा समझते हैं। अगर फादर अफेक्टेड है, ध्यान दीजिए, अगर फादर अफेक्टेड है तो लड़कियों को बीमारी हो रही। फादर अपना जीन किसे दे रहा है? फीमेल को। तो फादर से बीमारी जा रही कहां पर? डॉटर में। और फीमेल से आपने देखा कि फीमेल अगर कैरियर तो बीमारी कहां जा रही है? सन में। मतलब ये बीमारी कुछ ऐसे चलती है ना, ये इस तरीके से, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, फिर मेल से फीमेल में। दिस इज नेम्ड एज जिगजैग, दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जो एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, इन्हें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। दिस इज नेम्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्योंकि इसका पैटर्न ही ऐसा है कि अगर कोई मेल है तो उससे केवल फीमेल में बीमारी जाएगी, और फीमेल अगर कैरियर है तो लड़कों में बीमारी जाएगी। इस पैटर्न को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरी बात मैं क्या बताना चाहता हूं, एक बात तो मैंने ये बताई कि अगर मदर कैरियर है तो आधे लड़के बीमार होंगे। दूसरी बात, अगर लड़की की बात की जाए तो लड़की को बीमारी तभी हो सकती है, लड़की तभी अफेक्टेड हो सकती है जब इसका फादर अफेक्टेड हो और मदर कैरियर हो। अगर कोई एक भी नॉर्मल है तो लड़कियों को बीमारी नहीं हो सकती। ये दूसरा रूल कि लड़की में बीमारी होने के लिए कम से कम कंडीशन क्या है? कम से कम कंडीशन है कि मदर कैरियर हो और फादर अफेक्टेड हो। और इसीलिए फीमेल कैरियर, फीमेल अफेक्टेड नहीं होती। कोई भी फीमेल हीमोफीलिया से अफेक्टेड नहीं हो सकती। उसका रीजन समझिए। जिस फादर की बात हो रही, अफेक्टेड फादर, भाई फादर बनने के लिए 18, 20, 21 साल की उम्र चाहिए, और इस उम्र तक ये मेल सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। इस उम्र तक ये जिंदा ही नहीं बचेगा। ये तो एक हाइपोथेटिकल क्रॉस है। भाई आप सोचिए कि बचपन से लेकर आज तक कितनी बार आपको चोट लगी है, लेकिन हीमोफीलिया का जो पर्सन होगा, जब इसको चोट लगेगी तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, और ब्लड का अगर ज्यादा लॉस हो गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो अफेक्टेड मेल इज अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। मतलब ये 15-20 साल से ज्यादा जिंदा ही नहीं रहेगा, तो फिर शादी होने की और बच्चे होने की कोई संभावना ही नहीं है। जब ये 15-20 साल तक इसकी डेथ हो जाएगी तो फिर इसकी फैमिली की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं।
इसलिए फीमेल अफेक्टेड नहीं हो सकती। और अगर ऐसा कुछ हो गया कि फीमेल अफेक्टेड हो गई तो इसकी डेथ निश्चित है, क्योंकि फीमेल में 13 साल की उम्र पे शुरुआत होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नॉन स्टॉप होगी इस फीमेल में, और इसकी डेथ हो जाएगी 13-14 साल की उम्र पे। तो यानी जिसको हीमोफीलिया होगा उसकी डेथ तो निश्चित है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, सरवाइव केवल नॉर्मल और कैरियर करेगा। जिस मेल को हीमोफीलिया है उसकी डेथ चोट लगने की वजह से, और जिस फीमेल को हीमोफीलिया हो जाएगा उसकी डेथ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से हो जाएगी। तो अब ये पेडिग्री हमें ये बताती कि फीमेल तभी अफेक्टेड हो सकती है जब उसका फादर अफेक्टेड हो और मदर कैरियर हो, कम से कम कंडीशन ये। और ऐसी फीमेल के फादर के अफेक्ट होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि जो अफेक्टेड मेल होगा ये इतनी उम्र तक सरवाइव कर ही नहीं पाएगा कि इसकी मैरिज और बच्चे। तो हीमोफीलिया होने की संभावना 0.4% है केवल फीमेल में, 0.4% दुनिया भर में, और मेल में 8%। क्योंकि मेल अगर मदर कैरियर भी है तो आधे लड़कों में बीमारी हो सकती है, और फीमेल में बीमारी तभी होगी जब फादर अफेक्टेड हो, और फादर अफेक्टेड होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मेल अपनी मैरिज की एज तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, बहुत ही रेयर कंडीशन है। तो यहां पर एक दो बातें हमें और समझ में आई कि एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हीमोफीलिया, इन डिसऑर्डर का जीन मेल से फादर से केवल डॉटर में जाता है, मदर से सन डॉटर दोनों में जाता है। और दो बातें यहां पे मैंने कही कि अगर मदर कैरियर है तो 50% सन अफेक्टेड होंगे, और फीमेल के अफेक्टेड होने की संभावना रेयर है, क्योंकि फीमेल अगर अफेक्टेड है तो यह है जानलेवा, फेटल, वो बचेगी नहीं फीमेल। तो फीमेल अगर अफेक्टेड है तो उसके लिए उसके फादर का अफेक्टेड और मदर का कैरियर होना जरूरी है, और ऐसी कोई मैरिज पॉसिबल नहीं है। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, क्योंकि अफेक्टेड मेल बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। आपको मतलब मैं कहता हूं कि कम से कम 100 बार तो चोट लगी होगी बचपन से लेके आज तक, और अगर इस पर्सन को चोट लगती तो घंटों तक खून बहता रहता है। आपका खून तो 2 से 8 मिनट में जम गया, अब घंटों तक खून बहेगा तो बॉडी से 5 लीटर ही तो ब्लड है, अगर 1, 2, 3 लीटर ब्लड निकल गया तो काम खत्म हो गया। आपका तो कुछ ml ब्लड निकलता है। तो वही बात यहां पर हो रही कि ऐसा कोई अफेक्टेड मेल अपनी 18, 20, 21 साल तक की उम्र तक जिंदा ही नहीं रह सकता है, इसलिए फीमेल के अफेक्टेड होने की संभावना रेयर होती है, ना के बराबर। अब इसी तरह की जो पेडिग्री है वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी बनाएंगे, सेम पैटर्न रहेगा, बस जहां पर H लिखा वहां पे आप C लिख सकते हो अगर चाहो तो, वैसे जरूरत नहीं, आप यही यूज कर लो। कलर ब्लाइंडनेस की पेडिग्री भी एकदम ऐसी बनाएंगे। जरा इसको समझ लेते हैं इस बीमारी में होता क्या है। दूसरी डिजीज सेक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात की जाए तो इसमें इसे एक नाम और दिया जाता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अब इसका गलत मतलब आप निकाल लेते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि जो पर्सन है उसको रेड और ग्रीन कलर दिखाई नहीं देगा, रेड और ग्रीन कलर दिखाई देगा उसे, ठीक है। अगर उसे आप रेड कलर दिखाओगे तो पहचान लेगा कि कौन सा कलर है, रेड, और ग्रीन दिखाओगे तो पहचान लेगा क्या है, ग्रीन। लेकिन अगर ये दोनों कलर आपने साथ में रख दिए और आप पूछा अब बताओ कौन सा रेड ग्रीन है, तो वो नहीं पहचान पाएगा। तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं कि वो कलर ब्लाइंड है, उसको दिखाई नहीं देता कलर, कलर उसको दिखाई देते हैं। रेड और ग्रीन कलर वो देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है, लेकिन उनमें
अंतर नहीं कर सकता अगर दोनों साथ में, ये इसका मतलब है। द लॉस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर, और रेड और ग्रीन कलर के एक साथ होने पर उनमें अंतर नहीं कर सकता। तो इसका कारण क्या है, ये आप समझ सकते हैं कि भाई कलर के लिए आपको आपकी आई में पढ़ाई गई कौन सी सेल, कौन सेल। तो दिस डिजीज इज ड्यू टू डिफेक्ट इन रेड एंड ग्रीन कोन्स ऑफ रेटिना ऑफ आई। तो कोन कितनी तरह की आपको पढ़ाई गई, 3 तरह की, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो कह रहे रेड और ग्रीन कलर की जो कोन है, अगर इनमें कोई डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट हुआ क्यों, सिंगल जीन म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से रेड और ग्रीन कोन में कोई डिफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से पर्सन रेड और ग्रीन कलर को एक साथ रखने पर पहचान नहीं कर पाता है। इस बीमारी का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है इशिहारा चार्ट। इसके लिए इशिहारा चार्ट का यूज किया जाता है, और इस चार्ट को बनाया गया डॉक्टर शिनोबु इशिहारा के द्वारा। ये डॉक्टर थे और इन्होंने इस चार्ट को डेवलप किया, जापान के डॉक्टर थे। जब आप नीट क्वालिफाई करके अपने मेडिकल कॉलेज में जाएंगे एडमिशन कराने के लिए, तो सबसे पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद एडमिशन। तो मेडिकल टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट कराए जाएंगे, एक्सरे होगा, यूएसजी होगा, आपका हीमोग्राम होगा, मतलब ब्लड की जांच होगी, यूरिन की जांच होगी। तो बहुत सारे टेस्ट आपके कराए जाएंगे, ठीक है। और एक टेस्ट ये भी होगा, इशिहारा चार्ट। एक छोटी सी किताब होती है जिसमें हर पेज पे कुछ नंबर लिखे होते हैं रेड और ग्रीन कलर से मिला के, और इन नंबर को डिटेक्ट करने के लिए आपसे कहा जाता है कि नंबर पे उंगली आपको फेरना है, कौन सा ये नंबर है। अब जिस पर्सन को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस नहीं है वो आसानी से पहचान लेगा, लेकिन जिस पर्सन को ये डिजीज है वो नंबर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उसमें। तो अब जिसको, क्योंकि दुनिया के 8% मेल ऐसे हैं जिनको बीमारी है, मतलब ये मेल में कॉमन हो गया है, फीमेल में बहुत रेयर, 0.4% फीमेल को केवल ये डिजीज है दुनिया में। क्योंकि वही कहानी ना कि मेल में बीमारी तब भी हो जाएगी जब उसकी मदर कैरियर है, और फीमेल के कलर ब्लाइंड होने की संभावना रेयर, क्योंकि फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस तभी होगा जब उसकी मदर कैरियर और फादर अफेक्टेड हो, इसलिए फीमेल में बीमारी होने की संभावना रेयर है। तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो मेडिकल टेस्ट के दौरान उसको यह बता दिया जाता है कि आप डॉक्टर तो बनेंगे लेकिन सर्जन नहीं बन सकते, मतलब आप सर्जरी नहीं कर सकते। एमबीबीएस करने के बाद 2 ब्रांचेस अलग हो जाती हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आप मेडिसिन में तो जा सकते लेकिन आप सर्जरी नहीं कर सकते। सर्जरी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी में जो ब्लड है वो रेड है, और जो आर्टरी, वेन, कैपिलरीज ये सब ग्रीनिश हैं। अब पता चला कि ऑपरेशन करते समय काटना था वेन को और काट दिया नर्व को, तो अब अगर पर्सन की जान बचनी थी तब भी नहीं बचेगी। तो जिस पर्सन को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है वो सर्जन नहीं बन सकता। डॉक्टर तो बनेगा, आपको कोई भी दिक्कत हो डॉक्टर तो आप बनेंगे, लेकिन अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो सर्जन नहीं बन सकते, सर्जरी नहीं कर सकते। बाकी आप कोई भी मेडिसिन की ब्रांच ले सकते हैं। तो ये तो आगे की खैर बात मैंने आपको बताई। अब वापस आते हैं कलर ब्लाइंडनेस में। जो मैंने परसेंटेज आपको बताया कि मेल में इस बीमारी के होने की संभावना 8% और फीमेल में 0.4%, मतलब संभावना का मतलब इतने अफेक्टेड हैं दुनिया में लोग, मेल और फीमेल में। और यहां से पता चल रहा है कि मेल में बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर मदर कैरियर है तो 50% लड़कों को बीमारी हो जाएगी, और फीमेल में बीमारी तभी होगी जब मदर कैरियर और फादर अफेक्टेड हो। पेडिग्री ऐसी ही बनेगी जैसे हीमोफीलिया की। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाया था विल्सन ने। विल्सन ने 1910 में इस बीमारी को पहली बार डिटेक्ट किया,
और ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंक्ड जीन का पता सबसे पहली बार मॉर्गन ने लगाया था। याद करिए थोड़ा सा, एक टर्म पहले लिंकेज जब आपने पढ़ा, तो लिंकेज में मॉर्गन ने जो जीन लिए थे WY WM, वो कहां थे? एक्स क्रोमोसोम पे। तो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के पैटर्न के बारे में, सेक्स लिंक्ड जीन की इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले मॉर्गन ने स्टडी की थी ड्रोसोफिला में। उसके बाद ह्यूमन में स्टडी हम कर रहे हैं हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को लेकर। तो एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में दो बीमारियां आपको मैंने बताई, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। दोनों का पैटर्न सेम रहेगा, दोनों का जो इनहेरिटेंस है वो एक ही तरह का है। मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए कि दुनिया में दो तरह के मेल हो सकते हैं, नॉर्मल एंड अफेक्टेड, और तीन तरह की फीमेल हो सकती हैं, नॉर्मल कैरियर अफेक्टेड। और इतना अगर आपको आता है तो आप कोई भी पेडिग्री आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिक्कत है कि ये नहीं आता आपको, और आप पेडिग्री सीखना चाहते हैं तो कैसे आएगा ये आप जानते हैं। आप लिखिए और सीधे गैमीट, और गैमीट बनाना नहीं जानते तब भी मैंने कहा था जेनेटिक्स तो नहीं आ सकती है, गैमीट बनाना आना चाहिए आपको। अगर गैमीट नहीं बना सकते तो जेनेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते आप। फिर कैसे जीनोटाइप निकालोगे, कैसे पता लगाओगे कौन नॉर्मल है, कौन कैरियर है या कौन अफेक्टेड है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में सबसे पहले हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया 5 बीमारियां मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, और 10 के नाम मैंने कल बताए थे आपको, ठीक है। जैसे सिकल सेल एनीमिया, चलिए पहले थोड़ी सी बातें बीमारी की कर लेते, फिर पेडिग्री 2 मिनट का काम है। सिकल सेल एनीमिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो सीधी सी बात है सिंगल जीन म्यूटेशन इसका कारण है, और ये जीन है कहां पर? ऑटोसोम पे। ऑटोसोम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 टू क्रोमोसोम नंबर 22 पेयर। पहले से लेके 22वें पेयर पे अगर कोई जीन है तो ऑटोसोमल, और अगर 23वें पेयर में एक्स और वाई पे है तो सेक्स लिंक्ड। तो जो सिकल सेल एनीमिया है इसका जीन है क्रोमोसोम नंबर 11, इसलिए ऑटोसोमल। अब इस बीमारी में होगा क्या ये समझते हैं। सिकल सेल एनीमिया की अगर बात की जाए तो पहले देखते हैं इस बीमारी में क्या हुआ। क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन है जिसमें हो गया पॉइंट म्यूटेशन, पढ़ा आपने कल। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या था? सिकल सेल एनीमिया। और उस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आपने देखा कि जो बीटा चेन है, ठीक है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, पहले नॉर्मल बीटा की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल बीटा चेन में कितनी अमीनो एसिड? 146। ये हो गई 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये आपस में जुड़ी होंगी कैसे? पेप्टाइड बॉन्ड से ऐसे जुड़ी हुई। दिस इज 1 2 3 4 5, और छठे नंबर पे क्या है? ग्लूटामिक एसिड। कल पढ़ा आपने ग्लूटामेट। ये तो नॉर्मल हम लोगों की बात है। अब म्यूटेशन होने से जो बीटा चेन है, बीटा चेन, अब सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही, इस बीमारी में जो बीटा चेन होगी उसमें देखिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सब आपस में जुड़ी। 1 2 3 4 5, और छठे नंबर पे वेलिन आ गया, ये चेंज हो। तो सिकल सेल एनीमिया में छठे पोजीशन पर बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ जाता है। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड है इसको कोड करता है। हर अमीनो एसिड के लिए हमारे पास कोडॉन होते हैं। कितने अमीनो एसिड हैं? 20 प्रोटीन में, और कोडॉन 61।
20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोडॉन है, 3 कोडॉन स्टॉप, नॉनसेंस। तो अब जैसे मैं बात करता हूं यहां पर कि अगर ग्लूटामिक एसिड की बात की जाए तो ग्लूटामिक एसिड का जो कोडॉन है दिस इज GAG, कोडॉन 3 बेस से बना होता है, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो GAG है इसकी जगह पर क्या गया GUG, और GUG आने से क्या बन गया वैलिन। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन क्यों बना छठी पोजीशन पे, क्योंकि GAG की जगह पर GUG आ गया, मतलब एडेनिन की जगह यूरेसिल। बाकी तो कोई चेंज नहीं, केवल यहां पर चेंज है, जैसे सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन, यही है। आप देखिए एडेनिन अगर होता यहां पर तो ग्लूटामिक एसिड बनता, और क्या गया यूरेसिल आ गया, एडेनिन की जगह यूरेसिल आ गया, सिंगल बेस चेंज, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन। ये आपको दिखाई भी दे रहा और ये आपको याद भी करना है अब, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया पिछले 40 साल में कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन। अब आप ये याद करिए GAG इज रिप्लेस बाय GUG, कोडॉन के लेवल पे अब आंसर करना है। तो GAG ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है और GUG वैलिन के लिए, और ये चेंज हुआ म्यूटेशन की वजह से। अब देखते हैं कि बीमारी में होगा क्या। जब बीटा चेन की छठी पोजीशन पर वैलिन आ जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपस में चिपकने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास 4 चेन है और बीटा चेन में गड़बड़ी आ गई, बीटा चेन में छठी पोजीशन पर वैलिन आ गया, और इसकी वजह से क्या होगा पॉलीमेराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, पॉलीमेराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल हैं आरबीसी के अंदर वो अपने आपस में क्या हो गए चिपकने लगेंगे, पॉलीमेराइज करने लगेंगे, और जब ये पॉलीमेराइजेशन शुरू करेंगे तो आरबीसी का जो शेप है राउंड बाइकॉनकेव वो हो जाएगा सिकल सेल। तो पॉलीमेराइजेशन की वजह से क्या हुआ, आरबीसी जो हमारी है राउंड बाइकॉनकेव डिस्क लाइक, इसका शेप बदल गया, कैसा हो गया, दिस इज सिकल शेप। सिकल शेप, सिकल शेप का मतलब हंसिए के तरह, जैसे हंसिया होता है इस तरह की हो गई, ऐसी आरबीसी। और नॉर्मली तो आप जानते हैं कैसी आरबीसी है बाइकॉनकेव, ये देखिए ये हमारी आरबीसी है नॉर्मल पर्सन की, और ये जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है, अब क्या होगा आप खुद ही देखिए क्या होगा, आरबीसी का शेप बदलने की वजह से सरफेस एरिया कम हो गया, और सरफेस एरिया कम होने से अब जितनी ऑक्सीजन ये डिलीवर कर सकती थी उतनी कैरी नहीं करेंगे। आरबीसी का काम है गैसियस ट्रांसपोर्ट, और गैसियस ट्रांसपोर्ट उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, तो पर्सन में ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब जिस पर्सन को ये बीमारी है उसको ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाएगी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉपी भी है? सिकल सेल एनीमिया में एक जीन अफेक्ट हुआ, लेकिन उस एक जीन की वजह से देखिए कितने फिनोटाइप चेंज हुए। एक तो बीटा चेन में छठी पोजीशन पर वैलिन आया, एक कैरेक्टर, दूसरा पॉलीमेराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 2 कैरेक्टर, तीसरा आरबीसी का शेप चेंज हो गया, तीसरा कैरेक्टर, मतलब फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों क्या है प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल, ये दोनों केस हैं प्लियोट्रॉपिक के, तो यहां मैं लिख देता हूं प्लियोट्रॉपी। अच्छा एक खास बात और, जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होगा उसे मलेरिया नहीं होगा, जिस पर्सन को ये बीमारी होगी उसको मलेरिया नहीं होगा। क्यों मलेरिया नहीं होगा? क्योंकि मलेरिया का कारण क्या है प्लाज्मोडियम,
और प्लाज्मोडियम इन आरबीसीज के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। तो अब ये बीमारी जो मलेरिया है, समझिए जरा इस बात को कि ये म्यूटेशन हुआ क्यों। ये म्यूटेशन नेचर ने किया जानबूझकर अफ्रीकन्स में। अफ्रीका में आज से कई साल पहले मलेरिया बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था, और मलेरिया एक होता है मैलिग्नेंट मलेरिया जो है फेटल, जानलेवा। मैलिग्नेंट मलेरिया की वजह से हर साल अफ्रीका में लाखों लोगों की डेथ हो जाती थी, लाखों लोग। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया, क्या इससे किसी की डेथ होती है? नहीं, इससे किसी की डेथ नहीं होती इस बीमारी से। इस बीमारी में बस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बस डेथ नहीं होगी। तो फिर नेचर ने क्या किया, एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन करा दिया क्रोमोसोम नंबर 11 के जीन में, और ये म्यूटेशन अफ्रीकन्स में हुआ, और उस म्यूटेशन के होने की वजह से उनको सिकल सेल एनीमिया हो गया, और सिकल सेल एनीमिया होने से अब उनको मलेरिया नहीं होता है, तो जान बच जाती है ना। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो पर्सन को दूसरी जानलेवा बीमारी से बचाती है। ये खुद भी एक बीमारी है, लेकिन ये उनके लिए तो फायदेमंद है ना। भाई सिकल सेल एनीमिया से तो किसी की डेथ नहीं हो रही ना, ये बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन मैलिग्नेंट मलेरिया तो जानलेवा है। तो अफ्रीकन के लिए तो ये बीमारी अच्छी है, वो तो चाहते हैं कि उनको ये बीमारी हो जाए ताकि उनको मलेरिया ना हो, सरवाइव तो कर पाएंगे। तो अफ्रीकन के केस में ये जो बीमारी है ये पर्सन को मलेरिया से बचाती है। दिस डिजीज इज ए पोटेंशियल सेवियर फ्रॉम द मलेरिया। ये पर्सन को मलेरिया से सेव रखती है, जिंदा रखती है। तो ये तो बात हो गई सिकल सेल एनीमिया की कहानी। इस बीमारी में क्या होता है, कौन कौन से कैरेक्टर अफेक्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं पेडिग्री। पेडिग्री बनाने के लिए तरीका आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तरीका है ये केवल एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए। ऑटोसोमल का तरीका अलग होगा, तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक, ध्यान देंगे। ऑटोसोमल की अगर बात की जाए तो अब देखिए, हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, और ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ध्यान दीजिए, बहुत आसान सी बात है। ऑटोसोम मेल और फीमेल में डिफरेंट या सेम? सेम। कल ही मैंने बताया कि 22 पेयर ऑटोसोम है जो मेल और फीमेल में सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है कि इस बीमारी के मेल और फीमेल में होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। यहां कोई एक्स और वाई का कोई चक्कर ही नहीं है, ऑटोसोम का नंबर बराबर, और इस बीमारी का जीन ऑटोसोम पे, तो मेल और फीमेल में इसका पैटर्न एक जैसा रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इस बीमारी को कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है? एक जीन। इस बीमारी को कितना जीन कंट्रोल कर रहा है? 1 जीन। और आप जानते हैं एक जीन के कितने एलील? 2। और कितने एलील पेयर? 3। चलिए बस वही मैं चल रहा हूं आपको लेके। तो 1 जीन सिकल सेल एनीमिया को कंट्रोल करता है, एक जीन। एक जीन के कितने एलील? 2 एलील। 2 एलील। अच्छा, अगर ये स्टेम की हाइट होती तो इन 2 एलील का नाम क्या होता? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहां पर एक है HbA और एक है HbS, ये 2 एलील। तो क्या मुझे बता सकते हैं इसमें से कैपिटल टी कौन सा होगा? HbA। और स्मॉल टी? HbS। क्यों? क्योंकि S का मतलब है सिकल सेल एनीमिया वाला एलील, और ये स्मॉल टी क्यों है? क्योंकि रिसेसिव। अच्छा, तो मैं एकदम उसी तरह से इमेजिन कर रहा हूँ, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी, ठीक, इधर मैं लिख दे रहा हूँ कि आप मान लीजिए कि HbA कैपिटल टी है और HbS क्या है? स्मॉल टी। तो आप बताइए पहला एलील पेयर क्या बनाएंगे? नहीं, ऐसे बताइए, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का मतलब मैं क्या लिखूं? HbA। दूसरा क्या बनाओगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैं क्या लिखूं? HbA
HBS। और तीसरा स्मॉल टी मतलब HBS। अब देख लीजिए, दुनिया में हर मेल और फीमेल इन तीन में से कोई एक होगा। अब HBA फॉर नॉर्मल, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। ये क्या है? कैरियर बट अनअफेक्टेड। बीमारी नहीं इसको, कैरियर है केवल, एंड दिस इज अफेक्टेड। तो ये कहानी किसकी? मेल की या फीमेल की? दोनों की। यहाँ मेल और फीमेल अलग अलग आप नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में केवल 3 केस, चाहे मेल कहा जाए या फीमेल, एक नॉर्मल, एक कैरियर और एक अफेक्टेड। यहां पर जितने भी मेल या फीमेल हैं, इन 3 में से कोई एक सिचुएशन होगी हमारे पास। जबकि सेक्स लिंग में कंडीशन अलग थी, वहां पर मेल 2 तरह के और फीमेल 3। अब ऑटोसोमल रिसेसिव में 10 एग्जाम्पल मैंने बताए, उन सबका पैटर्न यही है। चाहे थैलासीमिया पूछा जाए, चाहे सिकल सेल एनीमिया, चाहे एल्बिनिज्म, चाहे फिनाइलकीटोन्यूरिया, सबका पैटर्न सेम। 2 क्वेश्चन में यही वाले करके दिखाता हूं जो मैंने हीमोफीलिया के लिए किए थे। अब आप कर लोगे, ठीक? चलिए बताइए, अगर कैरियर फीमेल है तो मैं क्या लिखूं? क्या लिखूं? HBS। नॉर्मल मेल है, HBA। ये आपको आ गया तो फिर सब कुछ आ गया। ये बेसिक है ABCD, फिर तो आप कुछ भी करिए। तो अब मुझे बता सकते हैं ये पेरेंट हो गए, अब क्या करने? गैमीट बनाने हैं। कितनी तरह के गैमीट? 2, क्योंकि हेटेरोजाइगस है। कितनी तरह के हैं? 1, क्योंकि होमोजाइगस है। तो यहाँ 2 तरह के गैमीट बना लीजिए। कौन सा? HBA, HBS, और यहाँ HBA। बस ऐसे। अब 2 ही तरह के बच्चे यहाँ पर बनेंगे। इसका क्रॉस इससे करेंगे तो HBA, और इसका इससे करेंगे HBS। अब बताइए मुझे, कितने % बच्चों को बीमारी? कितने? 0%। दिस इज नॉर्मल। मेल या फीमेल? दोनों में। आप नहीं बता सकते, यहाँ XY है नहीं आपके पास, एंड दिस इज 50% नॉर्मल, 50% कैरियर। काम हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा केस। अब तो ये आप बता लोगे ना। चलिए बोलेंगे, क्या लिखूं? HBA, HBS, यहाँ पर HBS। कितनी तरह के में? 2 तरह के, HBA और HBS। और यहाँ एक तरह का क्या है? HBS। इस गैमेट को इससे फ्यूज कराइए, HBA, HBS। इसको इससे कराइए, HBS, HBS। दिस इज कैरियर, दिस इज अफेक्टेड। क्या चेंज मिला आपको हीमोफीलिया से यहाँ पर? ठीक, देखते हैं जरा। पहली चीज, 2 बातें यहां भी मैं आपको बताऊंगा, केवल 2 बातें। पहली बात कि अगर दोनों में से एक पेरेंट नॉर्मल है तो किसी भी बच्चे को बीमारी नहीं हो सकती, पहला रूल। तो अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया का, और कहा जाए एक पेरेंट अफेक्टेड है, दूसरा नॉर्मल है, कितने बच्चों को बीमारी होगी? आंख मूंद के करिए, 0। एक कैरियर है, एक नॉर्मल है, कितने को बीमारी? 0। दोनों में से अगर एक भी पेरेंट नॉर्मल है तो किसी भी बच्चे को बीमारी नहीं हो सकती। आपके सामने देख लीजिए, एक नॉर्मल है और एक कैरियर है। देखिए, कोई बच्चा अफेक्टेड है? नहीं है। बच्चा तभी बीमार हो सकता है, बच्चे को बीमारी तभी होगी, अफेक्टेड तभी होगा जब कम से कम दोनों पेरेंट
कैरियर, कम से कम दोनों कैरियर। मतलब यहाँ तो एक कैरियर एक अफेक्टर दिखाया गया है, लेकिन कम से कम दोनों का कैरियर होना जरूरी है। तो दो शर्त है यहाँ पर। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि अगर ये हीमोफीलिया का केस होता, मदर कैरियर थी, तो आधे लड़कों को या 25% बच्चों को बीमारी होती। लेकिन सिकल सेल एनीमिया की कहानी अलग है, ये ऑटोसोमल डिजीज है, तो ऑटोसोमल का पैटर्न अलग है। ऑटोसोमल में अगर एक भी पेरेंट नॉर्मल है तो बच्चों को बीमारी नहीं होगी, और बच्चों को बीमारी तभी होगी जब कम से कम दोनों कैरियर हों, बस। तो के अलावा कोई तीसरी बात नहीं है। और अब कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप डिग्री बना सकते हैं। और भी लास्ट में फॉर्मूले से बड़े बड़े जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगली बीमारी में साथ ही में आपको पढ़ा दे रहा हूं, थैलासीमिया, ठीक, उसको समझ लीजिए। थैलासीमिया, क्योंकि दोनों बीमारी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से ना, पिछले टर्म पे आपने पढ़ा, अरे कल ही आपने पढ़ा ना कि थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। रॉकेट माइंड में आपने पढ़ा था पॉइंट। जब 10 बीमारियां पढ़ी थी तो हमने इनके बारे में छोटी छोटी बातें बताई थी आपको। तो थैलासीमिया में भी हीमोग्लोबिन में भी कोई दिक्कत आ रही, यहां भी हीमोग्लोबिन में दिक्कत आ रही। किस तरह की दिक्कत, इसे समझते हैं। थैलासीमिया में जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस का रेट है ये कम हो जाता है। मतलब जितनी हीमोग्लोबिन बननी चाहिए हमारी बॉडी में उतनी नहीं बनती। तो थैलासीमिया में क्या होता है, रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस, रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, या हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कम हो जाती। अब हीमोग्लोबिन में 4 चेन है, ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 चेन है। अगर अल्फा चेन की सिंथेसिस कम हो जाए तो अल्फा थैलासीमिया, बहुत आसान सी बात है, तो इसे कहेंगे अल्फा थैलासीमिया। और अगर बीटा चेन की सिंथेसिस कम हो जाए तो बीटा थैलासीमिया। इससे आसान कोई बात हो नहीं सकती। बीटा चेन की सिंथेसिस कम हो गई तो बीटा थैलासीमिया। बीटा थैलासीमिया इज आल्सो नेम्ड एज थैलासीमिया मेजर, और दिस इज आल्सो नेम्ड एज कूलीज एनीमिया। दिस इज कूलीज एनीमिया। तो मैंने आपको बताई 3 बातें। पहली बात कि थैलासीमिया में जितना हीमोग्लोबिन बनना चाहिए बॉडी में उतना नहीं बन पाएगा। क्यों? सिंगल जीन म्यूटेशन। गधों की तरह मत बैठो, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो किसी भी बीमारी का अगर मैं कारण पूछूं तो आप एक बात बोलोगे, सिंगल जीन म्यूटेशन। थैलासीमिया में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस क्यों हो रही, कम हो रही है? सिंगल जीन म्यूटेशन। अब अगर अल्फा चेन कम बन रही तो अल्फा थैलासीमिया, और बीटा चेन कम बन रही तो बीटा थैलासीमिया। अब जो अल्फा थैलासीमिया है, अल्फा थैलासीमिया को 2 जीन कंट्रोल करते हैं। वैसे तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक जीन होता है, यहां पे ध्यान रखना है कि अल्फा थैलासीमिया के लिए 2 जीन है, 2 जीन्स ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, और बीटा थैलासीमिया में 1 जीन एट क्रोमोसोम नंबर 11। और आप ये भी देखिए जरा, सिकल सेल एनीमिया का जीन भी कहां पर है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे, और बीटा थैलासीमिया का जीन भी क्रोमोसोम नंबर 11 पे, इसलिए इसका नाम है एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया और ये कूलीज एनीमिया। अच्छा, अब 2 जीन हैं कौन से वो भी जान लीजिए। अल्फा थैलासीमिया के जो 2 जीन हैं, एक का नाम है HB
HbA1 और एक का नाम है HbA2। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। Hb का मतलब हीमोग्लोबिन, A का मतलब अल्फा चेन, 1 का मतलब पहला जीन, Hb का मतलब हीमोग्लोबिन, A का मतलब अल्फा चेन और 2 का मतलब दूसरा जीन। तो बीटा थैलासीमिया के जीन का नाम आप बताओ, क्या रखोगे? HbB। हीमोग्लोबिन कौन सी चेन? बीटा चेन, बी हो गया, खत्म। यहाँ पर 2 जीन है, HbA1 HbA2 और यहाँ पर एक जीन है HbB। अब आप तो जानते हैं जीन के कितने एलील? 2, तो 2 जीन के 4। अब जितने ज्यादा एलील प्रभावित होंगे सिंथेसिस उतनी ही कम हो जाएगी। भाई 4 एलील हैं, एक एलील अफेक्ट हुआ तो सिंथेसिस थोड़ी सी कम हुई। अगर 3 एलील अफेक्ट हो गए तो सिंथेसिस ज्यादा डाउन हो जाएगी। मतलब जितने ज्यादा एलील प्रभावित होंगे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ा था ना पॉलीजेनिक में कि जितने डोमिनेंट एलील ज्यादा होंगे डार्क कलर और जितने रिसेसिव होंगे लाइट कलर। तो यहां जितने ज्यादा एलील प्रभावित होंगे उतना ही हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम होगी। अब इन दोनों में कंपैरिजन करिए कि इन दोनों बीमारियों में क्या मेन डिफरेंस है। थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया में जरा ध्यान दीजिएगा। यहां मैं लिखता हूं सिकल सेल एनीमिया और यहां मैं लिखता हूं थैलासीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। क्या चेंज हुआ? क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वालिटी। और यहां मैंने क्या कहा? रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस, यहां क्वांटिटी कम हुई। तो थैलासीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। दिस इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम and sickle cell anemia is qualitative problem। qualitative problem। तो एक में क्वांटिटी चेंज हो रहा है हीमोग्लोबिन को और एक में उसकी क्वालिटी खराब हो जा रही है। क्वालिटी क्यों खराब हो रही? क्योंकि छठे नंबर पे वैलिन आ गए। यहां पर जो बीटा चेन बनेगी वो बीटा चेन एकदम बढ़िया बनेगी। जितनी बनेगी, या तो बनेगी या तो नहीं बनेगी। बनेगी तो अच्छी बनेगी, क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन कम बनेगी तो क्वांटिटी कम हो गई। यहां बन तो रही जितनी बननी चाहिए, क्वांटिटी ठीक है, क्वालिटी खराब है। नीट 2017 ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम इन हीमोग्लोबिन एंड थैलासीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम इन हीमोग्लोबिन। और पेडिग्री सेम। 10 में से कोई भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में पूछा जाए यही पैटर्न होगा पेडिग्री का। आप सिकल सेल एनीमिया को सोच के थैलासीमिया के पेडिग्री बनाइए और सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो 2 बातें जो मैंने आपसे कही मत भूलिएगा। पहली चीज कि किसी भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में एक भी पेरेंट नॉर्मल है तो बच्चे बीमार नहीं हो सकते हैं, और बच्चे बीमार तभी होंगे जब कम से कम दोनों पेरेंट कैरियर हो। चलिए बेटा, तो हम बात करें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में। और 2 डिसऑर्डर आपने पढ़े, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलासीमिया। 3 और मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया एंड एल्बिनिज्म। तो एक ही रिएक्शन में मैं तीनों चीजें आपको सिखा दूंगा, ठीक है? समझिएगा इसे। पहले नॉर्मल कंडीशन समझते हैं। फिनाइल एलेनीन क्या है? अमीनो एसिड। एसेंशियल या नॉन एसेंशियल? दिस इज एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, हमारी बॉडी में क्या होता है नॉर्मली? हमारी बॉडी के अंदर जो फिनाइल एलेनीन है ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन। टायरोसिन इज अमीनो एसिड। एसेंशियल या नॉन एसेंशियल? दिस इज नॉन एसेंशियल, क्योंकि आपकी बॉडी में बन रही है और कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं हो सकती। तो एक एंजाइम है कौन सा? फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज।
विनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये तो नॉर्मल कहानी हम लोगों में। अब आप जानते ही एंजाइम है, तो इस एंजाइम को बनाने वाला कोई जीन होगा, वन जीन वन एंजाइम। दूसरा कोई नियम हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, एक ही कॉन्सेप्ट है जिससे सारी कहानी, चाहे बायोटेक हो चाहे जेनेटिक्स, सब सॉल्व करेंगे। तो इस एंजाइम को बनाने वाला जीन है, और अब मानिए कि जीन में म्यूटेशन हो गया, सिंगल जीन म्यूटेशन, मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर। यस, आप मेंडेलियन डिसऑर्डर में इस समय। तो अब अगर जीन अफेक्ट हो गया तो एंजाइम नहीं बनेगा, तो क्या होगा देखिए। जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है, तो इस केस में फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाएगा। तो किस में चेंज होगा? फिनाइल पायरुविक एसिड में। ये फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। एंड दिस फिनाइल पायरुविक एसिड इज accumulated, इकट्ठा हो जाएगा, accumulated in brain and causes mental retardation and this disease, जहां पर ये जीन म्यूटेशन हुआ, एंजाइम नहीं बना, दिस डिजीज इज नेम्ड एज फिनाइलकीटोन्यूरिया। और ये बीमारी पहले भी आप पढ़ चुके हैं, पिलियोट्रोपी में। तो मेंटल रिटार्डेशन हो गया। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन के अलावा यहाँ पर, क्योंकि पिलियोट्रोपी तो आपसे बताया गया था रिडक्शन इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन, रिडक्शन इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन, बालों का और स्किन का जो कलर है वो रिड्यूस हो जाएगा। 3 कैरेक्टर अफेक्ट हो गए पिलियोट्रोपी। साथ ही साथ जो फिनाइल पायरुविक एसिड है, this is excreted out through urine. This is excreted out through urine. किडनी फिनाइल पायरुविक एसिड को रीअब्जॉर्ब नहीं करती है, और इसलिए यूरिन के द्वारा ये केमिकल बॉडी से बाहर जाता है। इसलिए बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। यूरिया का मतलब यूरिन। तो फिनाइल पायरुविक एसिड यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर जाता है। तो ये जो बीमारी है ये है फिनाइल कीटोन्यूरिया, और ये नॉर्मल कंडीशन। अब देखें दूसरी बीमारी। अभी जो टायरोसिन है, इस टायरोसिन का ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में। ध्यान दीजिए, हमारी बॉडी में टायरोसिन का ब्रेकडाउन होता है। टायरोसिन फिनाइलिन से बनता भी और बिगड़ता भी है, और इसको बिगाड़ने के लिए चाहिए एक एंजाइम। कौन सा? ऑक्सीडेज एंजाइम। फिर वही कहानी, वन जीन वन एंजाइम। मतलब एक जीन हमारी बॉडी में है जो इस एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। अब अगर किसी पर्सन में इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो एंजाइम नहीं बनेगा। तब क्या होगा देखिए, एकदम यही पैटर्न। ऑक्सीडेज एंजाइम एब्सेंट। अब ऑक्सीडेज एंजाइम अगर एब्सेंट है तो टायरोसिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। दिस टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू एल्कैप्टन और होमोजेनेटिसिक एसिड। यहाँ क्या बना? फिनाइल पायरुविक एसिड, यहाँ होमोजेनेटिसिक एसिड। फिर आगे देखिए, एकदम वही पैटर्न में समझाऊंगा। दिस accumulated in joints and causes gout and arthritis.
गाउट एंड अर्थराइटिस, गठिया हो जाएगा, जोड़ों की बीमारी हो जाएगी। साथ ही साथ फिर वही पैटर्न कि दिस होमोजेनेटिक एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन। और जब यूरिन के द्वारा ये यूरेथ्रा से बाहर आएगा, जैसी बॉडी से बाहर आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेज नहीं था तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया बॉडी में, तो एल्केप्टन जैसे ही एयर में आएगा, एयर में तो ऑक्सीजन है 19%, और इस ऑक्सीजन की वजह से होमोजेनेटिक एसिड जो यूरिन के अंदर है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जैसे ही होमोजेनेटिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा यूरिन टर्न्स ब्लैक। पर्सन की जो यूरिन है जैसे ही एयर के संपर्क में आएगी ब्लैक हो जाएगी। दिस डिजीज इज नेम्ड एज एल्केप्टोन्यूरिया। दिस इज एल्केप्टोन्यूरिया, दूसरी बीमारी। तीसरी बीमारी इसी पैटर्न में मैं सिखाऊंगा आपको। फिर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक ही रिएक्शन में सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, टायरोसिन, टायरोसिन से बनता है मिलेनिन, और आप सभी जानते हैं कि हमारी स्किन और हेयर का कलर किसकी वजह से? मिलेनिन की वजह से। और टायरोसिन को मिलेनिन में कौन चेंज करता है? एंजाइम। कौन सा? टायरोसिनेज, टायरोसिनेज एंजाइम। और फिर वही कहानी, वन जीन वन एंजाइम। इस टायरोसिनेज एंजाइम को बनाने वाला एक जीन होगा। हम लोगों में चूंकि हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर कलर है, मतलब टायरोसिनेज हमारे पास है। अब अगर किसी पर्सन में टायरोसिनेज ना हो, टायरोसिनेज क्यों नहीं होगा? जीन म्यूटेशन हो गया, टायरोसिनेज एंजाइम एब्सेंट। और टायरोसिनेज एंजाइम नहीं होगा तो क्या मिलेनिन बनेगा? नहीं बनेगा। और मिलेनिन नहीं बनेगा तो पूरी बॉडी व्हाइट, दिस इज एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म हो जाएगा। और जिस पर्सन को एल्बिनिज्म उसे कहते हैं एल्बिनो। तो तीन बीमारियां, एक पाथवे, और इस एक पाथवे से आप तीनों ही डिजीज को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग याद करेंगे तो कंफ्यूजन भी बहुत होगा और याद करना भी कठिन रहेगा। एक साथ समझ लेंगे तो याद कर पाएंगे आसानी से। अब इन तीनों का जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का, पेडिग्री का, वो सिकल सेल एनीमिया वाला ही, क्योंकि ये भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर का पैटर्न सेम। मौका दूंगा अभी समझ लीजिए, नहीं तो निकल जाएगा, फिर ये कभी नहीं आएगा। दो बातें और समझनी आपको, एक है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर और एक है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड। पहले तो आप ये बताइए कि मैं बात कर रहा हूं कैरेक्टर के बारे में, और हर कैरेक्टर का एक जीन होता है। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि हमारे पास दो क्रोमोसोम हैं, दो तरह के, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर का जो जीन है वो कहां पे है? ऑटोसोम पे या सेक्स क्रोमोसोम पे? इनका जीन कहां पर है? ऑटोसोम पे। और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर का जीन ऑटोसोम। मतलब पहली गलती तो यहां पे हो जाएगी अगर आप दिमाग लगा दोगे। सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, इन दोनों तरह के कैरेक्टर का जीन ऑटोसोम पे, पहली चीज। और ऑटोसोम पे तो आप बताइए मेल में ये जीन होगा या फीमेल में? दोनों में। ठीक, अब देखिए क्या होता है। जैसे पहले मैं सेक्स इन्फ्लुएंस का एग्जांपल बताता हूं। दिस इज बाल्डनेस,
गंजापन, ठीक है। गंजेपन का जो जीन है वो कहां पर है? ऑटोसोम पे। अब ऑटोसोम मेल और फीमेल में सेम 44-44, लेकिन आपने देखा कि बीमारी किसको होती? केवल मेल को। कोई फीमेल गंजी देखी आपने? देखा नहीं ना, जबकि जीन उसके पास भी है। लेकिन यहां क्या हुआ? सेक्स इन्फ्लुएंस करता है, जो मेल सेक्स है वो इन्फ्लुएंस करता है बीमारी को, कैरेक्टर को। मतलब ये जो बाल्डनेस है, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज डोमिनेंट इन मेल एंड रिसेसिव इन फीमेल। फीमेल में बाल्डनेस का जीन हमेशा रिसेसिव, और आप जानते हैं रिसेसिव कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता जब तक होमोजाइगस फॉर्म में ना हो। और मेल में वही जीन लेकिन डोमिनेंट है। क्यों? क्यों डोमिनेंट है? क्योंकि सेक्स इन्फ्लुएंस कर रहा है, सेक्स की वजह से। तो यहां पर जो कैरेक्टर है उसका जीन तो ऑटोसोम पे, लेकिन उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन सेक्स पर निर्भर करता है। मेल में वही जीन है तो एक्सप्रेस करेगा, और फीमेल में तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, जबकि जीन ऑटोसोम पर ही। इसमें आई सेक्स लिमिटेड, सीमित। जैसे एग्जांपल है छोटा सा, बियर्ड एंड माउस्टेचेस, दाढ़ी और मूंछ एक कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर का जीन कहां पे है? ऑटोसोम पे। मेल में या फीमेल में? दोनों में। मतलब दाढ़ी मूंछ का जीन फीमेल के पास भी है। तो सवाल ये कि उनमें दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं निकली? बिकॉज दीज कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें हार्मोन नियंत्रित करता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। यानी अगर किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन हो जाए तो दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, और किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं हुआ तो दाढ़ी मूंछ नहीं आएगी। दिक्कतें दोनों में है ना। तो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर का जीन ऑटोसोम पे है, लेकिन इस कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो सेक्स पर निर्भर है। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर का जीन भी ऑटोसोम पे, लेकिन यहां पर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हार्मोन पर निर्भर है। एक और है पैटर्न बाल्डनेस। पैटर्न बाल्डनेस, गंजापन का मतलब क्या है? गंजापन का मतलब बाल गिर जाएं, ठीक है। और पैटर्न बाल्डनेस, समझ रहे? चांद निकल आए बीच में, है ना, या किनारे से साफ हो जाए, तो ये है पैटर्न बाल्डनेस। तो पैटर्न बाल्डनेस इज सेक्स लिमिटेड एंड बाल्डनेस इज सेक्स इन्फ्लुएंस। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में, इनका जिक्र नहीं, लेकिन जरूरी थे इसलिए आपको एक एक दो एग्जाम्पल बता दिए गए और उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया। तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन करने का क्या तरीका, और एक आपको फॉर्मूला में बताऊंगा कि कैसे पेडिग्री के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं: ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। कैसे आप क्वेश्चन को पहचानेंगे कि चारों में से कौन सा आंसर आपको करना है? तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका पहले समझ लीजिए। पहले आप ये पहचानिए कि इफ ऑल द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। सबसे पहले ये चेक करिए। आप उस पेडिग्री में ये देखिए कि क्या सारे बच्चे जो अफेक्टेड हैं उनके माता पिता में से कोई एक अफेक्टेड है। अब आपको 2 जवाब मिलेंगे, या तो आपका जवाब होगा यस या फिर आपका जवाब होगा नो। क्लियर? एक ही आंसर मिलेगा।
अब अगर आपका जवाब है एस, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो पेडिग्री है वो डोमिनेंट है, और अगर नो आंसर है तो फिर दिस इज रिसेसिव। लेकिन अब एक चीज क्लियर हो गई, लेकिन अभी ये पता करना है ना कि डोमिनेंट में क्या हो, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड, और रिसेसिव अगर है तो ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड। तो इसके लिए दूसरा तरीका, अगर डोमिनेंट है तो फिर आप एक स्टेप और जाएंगे आगे और ये चेक करेंगे कि ऑल द अफेक्टेड मेल्स, all the affected males have affected mother and affected daughters। ये आप चेक करो। इसको चेक करने के बाद अब आपके पास दो आंसर होंगे, या तो आपका आंसर होगा यस या फिर आपका आंसर होगा नो। अब अगर आपका आंसर एस है तो फिर आपका ये जो डोमिनेंट ट्रेट है दिस इज द सेक्स लिंक्ड। और अगर आपका आंसर नो है दिस इज ऑटोसोमल। अब इसमें रिसेसिव तो इसका उल्टा करना, जहां मेल लिखा वहां फीमेल करिए, मदर की जगह फादर करिए और डॉटर की जगह सन करिए। ठीक, बोलिएगा, बोलिए। ऑल द अफेक्टेड फीमेल्स, ऑल द अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन्स, अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन्स। इसमें भी दो जवाब मिलेंगे आपको, यस और नो। फिर वही चीज, अगर आपका आंसर एस है तो सेक्स लिंक्ड, और अगर नो है तो ऑटोसोमल। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, इससे बड़ा आएगा नहीं एग्जाम में। पहली जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, this is third generation, this is fourth generation। क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेकंड या थर्ड जनरेशन तक आएगा। जैसे 2015 में 4 जनरेशन पूछी गई थी। अब ये जो क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। आप कोशिश करें इस फॉर्मूले से सॉल्व करने की।
पता चला कुछ? कौन सी है? ऑटोसोमल रिसेसिव। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे आप पेडिग्री देखते हैं वैसे हाथ पैर फूल जाते हैं, है ना, कि ये क्वेश्चन नहीं हो सकता आपसे। अब यहाँ से मैंने आपको तरीका सिखाया कि 2 स्टेप में आपको जाना पड़ेगा। पहला स्टेप देखिए, आपको पहले ये चेक करना है कि इफ ऑल द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव अफेक्टेड पेरेंट, क्या सारे अफेक्टेड बच्चों के पेरेंट अफेक्टेड हैं या नहीं, ये चेक करिए, यस और नो। क्या आंसर मिला? चलिए देखते हैं कैसे। भाई देखिए, ये अगर ये बच्चा है तो इसके पेरेंट ये, अगर इस बच्चे की बात करें तो इसके पेरेंट ये, ठीक है। अगर इस बच्चे की बात करेंगे तो इसके पेरेंट ये हो गए। तो करें ऑल द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव अफेक्टेड पेरेंट। अब देखिए, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इसके पेरेंट अफेक्टेड है, हाँ है, इसके पेरेंट में एक अफेक्टेड है। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल, इसके पेरेंट अफेक्टेड है नहीं। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इसके पेरेंट अफेक्टेड है नहीं। तो आपका आंसर कुल मिला के आया नो। सब जगह नहीं, हाँ इस बच्चे के पेरेंट अफेक्टेड हैं, लेकिन हमने कहा ऑल द अफेक्टेड इंडिविजुअल, क्या हर अफेक्टेड बच्चे के माता पिता में कोई एक अफेक्टेड है? नो। आपका आंसर आया नो। तो एक चीज क्लियर हो गई, दिस इज रिसेसिव। अब देखना है कि रिसेसिव कौन सी, क्योंकि 2 रिसेसिव मैंने पढ़ाई, एक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल। अब ये चेक करिए कि ऑल द अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन। ढूंढिए, जवाब ढूंढिए, यस नो। चलिए देखते हैं, ऑल द अफेक्टेड फीमेल, चलिए ये अफेक्टेड फीमेल है। अफेक्टेड फीमेल का क्या फादर अफेक्टेड है? क्या इसका सन अफेक्टेड है? नहीं। क्लियर ना ये बात? तो यहां से बात साबित हो गई कि अफेक्टेड फीमेल का अगर फादर और सन दोनों अफेक्टेड होते तो ये सेक्स लिंक्ड होती, लेकिन फादर अफेक्टेड, आंसर आपका है नो। तो दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ये आंसर। तो अब चुटकियों में क्वेश्चन कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी पेडिग्री में आपको दे दूं। ये क्वेश्चन नंबर 55, पेज नंबर 5.19। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये आपने सॉल्व कर लिया। दुनिया का कोई भी पेडिग्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। दो तरह के क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये 3 या 4 पे एप्लीकेबल होगा, तब 3 या 4 जनरेशन होंगे। 2 जनरेशन अगर है तो दिक्कत क्या आएगी? मान लीजिए 2 जनरेशन हमारे पास है, तो ये अफेक्टेड फीमेल अगर है तो इसका फादर तो अफेक्टेड है, लेकिन अगर तीसरी जनरेशन नहीं तो हम सन के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो इस मेथड की थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन पे काम करेगा। 2 से ज्यादा जनरेशन होनी चाहिए। 2 जनरेशन होंगी तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। एक क्वेश्चन में कराता हूं आपको 2 जनरेशन वाला। एक पेडिग्री दी गई है, चार ऑप्शन है। ए, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। दूसरा ऑप्शन है द ट्रेट
under study could not be color blindness. ऑप्शन नंबर 3 है the parents could not have a normal daughter for this character, and the option is the female parent is heterozygous. चार ऑप्शन दिए गए, पूछा गया कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। कुछ पता चल रहा है? सी डी। डी को एक्सप्लेन करना चाहेगा कि क्यों डी है, और जो सी बता रहे हैं उससे एक्सप्लेन करें क्यों, तो बताएगा। बताइए बेटा। सर अगर ये मतलब फोर्थ ऑप्शन है हमारा का फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, हाँ। इसको कंसीडर करके चलते हैं, तो फिर जो मेल होगा हमारा वो XY होगा पूरा अफेक्टेड, और जो फीमेल होगी वो XX, एक हेटेरो मतलब एक अफेक्टेड होगा और एक नहीं अफेक्टेड होगा। मतलब इस फीमेल को मैं क्या लिखूं? इस फीमेल को मैं क्या लिखूं? X H X। और मेल अगर ये केस में मानता हूँ हीमोफीलिया का, तो दिस इज XH Y। सर जो फर्स्ट चाइल्ड है उसमें जो है XH मदर से है और XH फादर से है, अफेक्टेड हो गई। हाँ, सीधी सी बात है, आपने पढ़ा कि अगर सेक्स लिंक डिसऑर्डर है तो अगर फादर अफेक्टेड और मदर कैरियर है तो लड़कियां बीमार हो सकती हैं, और मदर कैरियर है तो लड़कों में बीमारी होने की संभावना 50%, वो दिखाई दे रहा है आपको। मतलब इस इनहेरिटेंस में मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक, अब बैठे बेटा, वेरी गुड। अब चलिए एक एक ऑप्शन को मैच करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि द मेल पेरेंट मतलब इसकी बात करो, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, मेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस रिसेसिव। गलत हो गया ना? ठीक है, ये गलत। द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, करिए कलर ब्लाइंडनेस का पैटर्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर हो सकता है। गलत। सी द पेरेंट कुड नॉट हैव ए नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर, क्या डॉटर नॉर्मल नहीं हो सकती? हो सकती है, डॉटर नॉर्मल हो सकती है भाई, कैरियर बनेगी यहाँ पर। अगर देखिए फादर से XH और मदर से X आए तो कैरियर बट अनअफेक्टेड, नॉर्मल में आप काउंट करोगे उसे, एंड ये भी गलत हो सकती है। एंड फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, यस फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, क्योंकि फीमेल पेरेंट होमोजाइगस की दो कंडीशन, या तो ये या फिर ये होमोजाइगस, और ये फीमेल हेटेरोजाइगस होगी इसलिए क्योंकि जब तक ये कैरियर नहीं होगी लड़कियां अफेक्टेड नहीं हो सकती। इसका कैरियर होना और फादर का अफेक्टेड होना जरूरी। तो ये जो पैटर्न है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वही बातें जो मैंने आपको बताई थी, दो चीजें कि लड़कियों को बीमारी तभी होगी जब फादर अफेक्टेड और मदर कैरियर हो, और मदर कैरियर है तो 50% लड़कों को बीमारी हो सकती। कोई तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने यूज भी नहीं किया। तो अगर आप चीजों को थोड़ा सा समझते, क्योंकि आप याद करके तो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा नहीं दोबारा, क्वेश्चन तो एग्जाम में नया आता है और पेडिग्री का एक क्वेश्चन रहता ही है। और जो तरीका मैंने आपको समझाया, कहीं पेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको, आप सीधे पैटर्न को देख के आंसर कर पाएंगे कि ये किस तरह का पैटर्न है, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट।
कि आप आसानी से आंसर कर सकते हैं।